हेलो वेलकम बैक टू द न्यू रिएक्शन वीडियो। और अभी जिस वीडियो के ऊपर हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं उस वीडियो का टाइटल है। वीडियो का टाइटल है जी, ब्रिज बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। अच्छा, इंडिया और श्रीलंका के दरमियान में एक ब्रिज बनाया जा रहा है। हम्म। दो कंट्रीज के बीच में कोई ब्रिज बन सकता है? वैसे एक बिल्कुल एक अनोखी बात लग रही है कि अगर तो ऐसा कुछ हो जाता है तो श्रीलंकन्स के लिए अच्छा होगा, हम्म। शायद ट्रेड वगैरह के लिए हाँ। आसानी उनको होगी। वैसे भी इंडिया और श्रीलंका के बीच में कोई इतना खास फासला नहीं है, श्रीलंका इतना छोटा सा है। तो अगर ब्रिज और बन वो जाएगा ना बिल्कुल तो वो अच्छा होगा, मतलब इजी वो लोग उन लोगों का आना ट्रेवल जाना कर सकेंगे ट्रैवल इजीली। इजीली कर सकेंगे। और एक तो ट्रेड करने में सबसे हाँ। ज़्यादा आसानी होती है। जो आप शिप्स के थ्रू, हम्म। पोर्ट्स के थ्रू करते हो, वो आपको ट्रकों के थ्रू जो है ना थोड़ी इजी हाँ। हो जाती है। खैर, चेकआउट करते हैं और हम्म। देखते हैं आप लोगों का इससे रिलेटेड जो भी ओपिनियन हो कमेंट सेक्शन के अंदर। और अगर आप लोगों ने कोई चैनल वीडियो को सजेस्ट करनी है सब्सक्राइब, तो वो हाँ, चैनल को भी डिस्क्रिप्शन में आप साथ लोगों में को सब्सक्राइब करना है आपने लास्ट में। चैनल सब्सक्राइब करना है। इसकी पहले सुन लें, बहुत ज़रूरी है। चैनल सब्सक्राइब बहुत ज़रूरी है, वो करना है। आज तक आप सड़क के जरिए नेपाल जा सकते थे, पाकिस्तान जा सकते थे, भूटान जा सकते थे, बांग्लादेश भी जा सकते थे, लेकिन आप हिंदुस्तान के उस पड़ोसी मुल्क में नहीं पहुंच सकते थे जहां से श्री राम तक का वास्ता था। जी हाँ, अच्छा, यहाँ बात हो रही है श्रीलंका की, जहां अगर श्रीलंका। सब कुछ सही रहा तो आप वहां भी जल्द ही सड़क के जरिए। अच्छा, हम लोग सी करके पढ़ते हैं, ये शी हाँ, करके शी पढ़ते हैं। करके मतलब पढ़ते हैं। हम लोग श्रीनगर बोलते हैं, ये श्रीनगर बोलते हैं। श्रीनगर, यहाँ पर सीन को श्रीलंका हम शीन लोग बोलते बोलते हैं। इंडिया के लोग श्रीलंका बोलते हैं। हैं। वो श्री राम हाँ, और जय इस तरह श्री राम, इस श्री तरह राम। करके वो उसके लिए। जल्दी जा पाएंगे। सही सुना आपने कि आप भी श्री रामचंद्र जी की तरह हाँ, ही श्री अपनी राम। सेना तो नहीं लेकिन परिवार के साथ श्रीलंका जा पाएंगे, वो भी अपने 4 पहिया या फिर 2 पहिया वाहन से। दरअसल ओ, खबर है कि जल्द ही पहिया। दोनों देशों को जोड़ता एक जबरदस्त पुल यहाँ पर बनाया जा सकता है, जो समुद्र के ऊपर ठीक उसी जगह के आसपास से होकर गुजरेगा जहां त्रेता युग में राम सेतु पुल बनाया गया था। अब ये ओ, पुल कहां से कहां तक बनेगा और क्या है दोनों देशों को जोड़ने के पीछे की वजह, जानेंगे आज के इस वीडियो में। साथ ही जानेंगे कि आखिर इस पुल के बनने में कितना खर्च आएगा और आज तक इस प्रोजेक्ट पर किसी भी देश ने काम शुरू क्यों नहीं किया। तो हाँ, चलिए वैसे शुरू हो करते हैं। जाना चाहिए था पहले से ही। इन लोगों का तो आपस में बहुत अच्छी बनती भी है, तो इंडिया सबसे और पहले श्रीलंका उस की। पुराने पुल या फिर सेतु की जानकारी ले लेते हैं, जिसका महत्व दुनिया के दूसरे सभी पुलों से कहीं ज्यादा है। इसलिए हिंदुस्तान के नक्शे को अगर आप उठाकर देखेंगे तो पाएंगे कि भारत और श्रीलंका के बीच एक पतली हल्की सी लकीर नजर आती है और यही वो एक कड़ी है जो भारत और श्रीलंका को जोड़ती है, जिसके लिए धर्म में विश्वास रखने वाले कुछ कहते हैं तो पढ़ी लिखी बातों पर विश्वास करने वाले कुछ और। मगर फिर भी कहा जाता है साहब कि कुछ तो है जो दोनों देशों को जोड़ता है। तो दरअसल हिंदुस्तान के सबसे दक्षिणी भाग में हमारे पास रामेश्वरम आइलैंड है, जहां पर है धनुषकोडी, जिसे लेकर कहा जाता है कि ये हिंदुस्तान की आखिरी जमीन है। यानी यहां से इंडिया की लैंड खत्म हो जाती है और समुद्र का इलाका शुरू हो जाता है। वहीं यहीं से करीब 28 किलोमीटर दूर है श्रीलंका का उत्तरी हिस्सा, जिसे ओह, मन्नार आइलैंड कहा जाता है, जिसके शीर्ष पर है वहां का नॉर्दर्न वेस्टर्न कोस्ट तलाई मन्नार। और ये वही जगह है जहां तक धनुषकोडी से 28 किलोमीटर तक की दूरी है। जानकारी के मुताबिक धनुषकोडी और तलाई मन्नार के बीच में लाइमस्टोन के पत्थरों की एक पूरी चेन है, जिसको हम और आप हिंदी में राम सेतु और अंग्रेजी में एडम्स ब्रिज के नाम से भी जानते हैं। और धर्म ग्रंथों और एडम मान्यताओं ब्रिज। में भी राम सेतु का जिक्र मिलता है। बताते हैं कि इस सेतु को आज से करीब 6-7 हजार साल पहले श्री रामचंद्र जी ने अपनी सेना से बनवाया था, जब वो माता सीता को रावण के चंगुल से वापस लाने के लिए लंका जा रहे थे। कहा ओह, जाता है कि राम सेतु हल्का फुल्का आज भी मौजूद है और तब करीब 48 किलोमीटर यानी 30 मील लंबा हुआ करता था। और आज ये गल्फ ऑफ मन्नार और पाक ई स्टेट के बीच एक बैरियर का काम करता है। साथ ही कहते हैं कि ये पुल एक छोर से दूसरे छोर पर सीधा नहीं है, बल्कि हल्का सा घुमा हुआ है। और यही वजह है साहब कि इस सेतु की लंबाई आइडियल लेंथ से करीब 20 किलोमीटर ज्यादा है। अब धर्म पर विश्वास रखने वाले लोगों की अपनी आस्था है, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना कुछ और ही है।
उनका कहना है कि ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया के जरिए बना एक स्ट्रक्चर सॉर्ट ऑफ अ थिंग है। मतलब इसरो के डेटा की माने तो वो कहता है कि राम सेतु 3 आइलैंड का एक ग्रुप है और वेस्टर्न जियोलॉजिस्ट का शोध भी इसको वक्त के साथ हुए चेंजेस की वजह से बना एक नेचुरल प्रक्रिया मानता है। उनका मानना है कि दोनों देशों के बीच राम सेतु का फॉर्मेशन तब हुआ होगा जब टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट हुई होगी, जिसकी वजह से श्रीलंका और इंडिया का हिस्सा भी एक दूसरे से अलग हो गया होगा और श्रीलंका के अलग होने के बाद ही ये कोरल आइलैंड्स की चेन बनी होगी। अभी टेक्टोनिक प्लेट्स मूवमेंट की थ्योरी ठीक उसी तरह के हिसाब जैसी हिंदुस्तान को लेकर भी कही जाती है कि हम कभी एशिया का हिस्सा थे ही नहीं, बल्कि हम कई करोड़ों साल पहले दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका का हिस्सा हुआ करते थे और गोंडवाना कहलाते थे। खैर, वापस से राम सेतु पर आते हैं, जिसे लेकर विज्ञान के जानकारों में थोड़ा विरोधाभास भी नजर आता है, क्योंकि 2017 में द साइंस चैनल की तरफ से पोस्ट की गई एक वीडियो की माने तो टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से बने आइलैंड्स वाली गुत्थी उल्टी पड़ जाती है, क्योंकि पोस्ट में उन्होंने इंडियाना यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो बोल्डर और साउदर्न ओरेगन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों को कोट किया है और कहा है कि भारत और श्रीलंका के बीच जिस तरह से ये छोटे छोटे आइलैंड्स दिख रहे हैं वो बिल्कुल भी किसी नेचुरल प्रक्रिया से बने नजर नहीं आते, बल्कि ये पूरी तरह से मैन मेड लगते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि जो रॉक्स हैं वो करीब 7000 साल पुराने, वो वक्त जब त्रेता युग में श्री राम के होने की बात कही जाती है। साथ ही ये भी बताया जाता है कि जो यहाँ मौजूद सैंड बार है वो सिर्फ और सिर्फ 4000 साल पुरानी है। अब जिन लोगों को नहीं पता कि सैंड बार क्या होता है तो बता दें कि सैंड बार वाटर सरफेस के नीचे उस जगह को बोलते हैं जो रेत के एक जगह इकट्ठा होने से बनता है। यानी इस बात से वो ये कहने का दावा करते हैं कि यहाँ मौजूद सैंड बार भले ही नेचुरली फॉर्म हो सकते हैं, लेकिन जो 7000 साल पुरानी रॉक्स हैं वो मैन मेड ही हैं, या यूं कह लीजिए कि कहीं से भी नेचुरल नहीं है। अब राम सेतु को लेकर तो बात हो गई, अब बात आती है साहब मौजूदा वक्त की, जब पर्यटन, अध्यात्म और अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए दोनों देशों के बीच एक तरह। अच्छा, ये चीज़ थोड़ा सा होती है कि कुछ रिलीजियस चीज़ें आपकी साइंस के साथ मैच नहीं कर रही होती, तो वहाँ पर ना दो तरह के लोग परेशान हो जाते हैं कि यार हमारी रिलीजन के अंदर या हमारी बुक्स के अंदर, हमारी जो पुरानी बुक्स हैं उनके अंदर ये लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर तो ऐसे नहीं है, यहाँ पर ऐसे है। मतलब ये थोड़ा ना कंफ्यूज कर देती हैं ये चीज़ें क्योंकि लोगों लॉजिक को। के बाद लॉजिक के साथ बात, क्योंकि प्रूफ के साथ उधर भी की लॉजिक होती है, के साथ, धर्म में की हाँ, बात की होती है, रिलीजन के अंदर जो है इतनी ज्यादा लॉजिक नहीं दी हुई नहीं होती, दी, वो उसके अंदर सीधी सीधी बात। सीधी से बात लिखी हुई होती है। हाँ। लॉजिक आपने उसके अंदर खुद ढूंढनी है, तो लेकिन वो साइंस साइंस जो है वो कोई ना कोई लॉजिक दे रहा होता है और वो लॉजिक भी हमें नहीं अक्सर समझ आ रही होती। के आधुनिक ब्रिज को बनाने की चर्चा चल रही है, और जो सबसे पहला सवाल मन में आता है कि क्या ये ब्रिज पॉसिबल भी है, क्योंकि समुद्र के ऊपर से होते हुए ब्रिज को तैयार करना अपने आप में एक चुनौती है, जिसमें कई किलोमीटर लंबा और मजबूत पुल तैयार करना काफी खर्चीला और हेवी मशीनरी वाला काम है। तो इसे लेकर जानकार बताते हैं कि पुल को लेकर बस नीति और नियत साफ रखने की जरूरत है, बाकी ब्रिज तैयार होना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जहां पर ब्रिज तैयार करने की तैयारी है वहां पर न पानी ज्यादा गहरा है और ना ही हाँ। दोनों देशों के छोर में बहुत ज्यादा दूरी है। ब्रिज बनने वाली जगह पर पानी बहुत ही शैलो है और ज्यादातर जगह पर समुद्र की गहराई महज 1 मीटर यानी करीब करीब 3 फीट से भी ज्यादा नहीं है, जबकि दुनिया का सबसे गहरा ब्रिज जहां पर बना है यानी बांग्लादेश का पद्मा ब्रिज, उसकी गहराई तकरीबन 120 से 127 मीटर के आसपास है। तो उस मुकाबले तो हमारा ब्रिज काफी आसानी से बनता नजर आता है। वहीं अगर ब्रिज की लंबाई एक चुनौती नजर आती है तो उसके लिए दुनिया के सबसे लंबे सी क्रॉसिंग ब्रिज हांगकांग जुहाई मकाओ से इंस्पिरेशन ली जा सकती है। वहीं अमेरिका का 38 किलोमीटर लंबा लेक पॉन्चैंट्रेन कॉजवे ब्रिज भी एक बढ़िया उदाहरण है, जो बताता है कि इंडिया और श्रीलंका के बीच भी ब्रिज इजीली बन सकता है। बन सकता अब जब है। ब्रिज बन सकता है तो सवाल उठता है साहब कि इसे क्यों बनाना चाहिए, आखिर इस पुल के तैयार होने से किसे फायदा होगा? तो जवाब है साहब कि इस ब्रिज के बनने से दोनों देशों को अच्छा खासा फायदा होगा, हाँ, ट्रेड है क्योंकि ये ना। हम सब जानते हैं कि दोनों देश पर्यटन और अध्यात्म के लिए एक दूसरे से काफी हद तक जुड़े हुए हैं, मगर शायद हवाई जहाज और पानी के जहाज से सफर करना सबके लिए पॉसिबल नहीं है और काफी खर्चे का सौदा है। इसलिए अगर ये पुल तैयार हो जाता है
तो दोनों देशों के बीच टूरिस्ट की संख्या में अच्छा खासा उछाल देखने को मिलेगा, जिससे कहीं ना कहीं तो इसके श्रीलंका लिए को ही पैसे भी ज्यादा फायदा दोनों होगा, कंट्रीज क्योंकि करेंगी ना। इसके लिए ये होता है कि अगर जो कंट्री बनाएगा ना तो वो फिर अपने कोई ना कोई इसके ऊपर रूल्स रेगुलेशंस रखता है, इसकी फीस रख लेता है या कुछ इस तरह की चीज़ हो सकती है। तो वो तो यानी चलो, कि या तो अगर दोनों दोनों मिल के देश बनाएंगे तो वो एक अलग चीज़ होगी, लेकिन अगर इस तरीके का एक होगा तो वो बनाए। फिर एक कोई कंट्री अपनी फीस रख लेगा, तो वो फीस जो है ना उस कंट्री को जाएगी। पिछले कुछ वक्त में उसके लिए चीजें आसान नहीं रही हैं। फिर चाहे देश में इकोनॉमिक क्राइसिस हो या फिर पॉलिटिकल क्राइसिस, ऐसे में पर्यटन उसके लिए एक संजीवनी साबित हो सकता है, जिसकी हाँ वजह से श्रीलंका के लोगों को पर्यटन के क्षेत्र में काम मिल सकता है, जैसे होटल, रेस्टोरेंट्स और कम्यूट सेवाओं का विकास अच्छा हो सकता है, जिससे श्रीलंका सरकार भी अच्छी खासी आमदनी कर सकती है। और राइट वैसे भी है बात। श्रीलंका का महत्व भगवान श्री राम की वजह से काफी ज्यादा है, खासकर तब जब मां सीता को यहाँ लंकापति रावण ने बंधक बनाकर रखा था, जिसे हिंदुओं द्वारा ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया है। इसलिए उम्मीद लगाई जा सकती है कि ब्रिज बन जाने से ज्यादा लोग हिंदुस्तान से श्रीलंका जाने में दिलचस्पी दिखाएंगे। वैसे भी श्रीलंका में जितने टूरिस्ट जाते हैं उसमें इंडियंस का नंबर अभी भी काफी ज्यादा है। मौजूदा साल की ही बात कर लें तो अब तक 2.6 लाख हिंदुस्तानी श्रीलंका की सैर कर चुके हैं। अब ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ भारत से ही लोग श्रीलंका जाने में दिलचस्पी दिखाएंगे, बल्कि श्रीलंका से भी लोग पर्यटन और तीर्थाटन करने भारत जरूर आएंगे, हाँ, जाहिर क्योंकि सी श्रीलंका बात में है। बौद्ध धर्म को मानने वालों की संख्या काफी ज्यादा है और हिंदुस्तान सभी धर्मों के साथ लेकर चलने के लिए जाना जाता है। इसलिए बुद्धिस्ट लोगों को आकर्षित करने के लिए हमारे पास बोध गया, रामभर स्तूप समेत कई सारी दूसरी जगहें हैं जो बुद्ध के प्रशंसकों के लिए काफी महत्व रखती है। इसके अलावा श्रीलंका की हिंदू आबादी भी हमारे यहाँ पर आकर हमारे कल्चर और परंपरा में ब्लेंड हो सकती है। वैसे पर्यटन के अलावा ब्रिज बनाने से दोनों देशों में कामकाज भी बढ़ जाएगा, क्योंकि इंडिया और श्रीलंका मेजर ट्रेड पार्टनर्स भी हैं। भारत से श्रीलंका में चावल, गेहूं, दालें, फल और सब्जियां निर्यात की जाती हैं। वहीं श्रीलंका से भारत में चाय, कॉफी, नारियल और मसाले आयात किए जाते हैं। इसके अलावा Nice. कृषि उत्पादों की बात की जाए तो भारत से श्रीलंका में कपास, तिलहन और दूसरी कृषि उत्पाद निर्यात किए जाते हैं। वहीं भारत से श्रीलंका में वाहन, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, दवाइयां और रसायन भी निर्यात होते हैं। श्रीलंका दुनिया भर में अपने रत्नों और आभूषणों के लिए भी जाना जाता है और यही वजह है साहब कि भारत में श्रीलंका से रत्न और आभूषण की काफी आयात होता है। रिफाइंड पेट्रोलियम और क्रूड पेट्रोलियम भी दोनों देशों के बीच सबसे ज्यादा ट्रेड होने वाले गुड्स हैं। अब अभी तक ये जो सारा ट्रेड है वो मेनली सी पानी रूट और से ही हो कार्गो रहा है। प्लेन्स के जरिए किया जाता है, लेकिन जब दोनों देशों के बीच ब्रिज बन जाएगा तो फिर जमीन के जरिए भी व्यापार हो सकेगा। अब जब पर्यटन और कामकाज बढ़ेगा तो स्वाभाविक है कि दोनों देशों के बीच संबंध भी और मजबूत हो जाएंगे। मजबूत होंगे। जहां पिछले कुछ वक्त में श्रीलंका को मजबूरी में चीन की तरफ झुकना पड़ा था, वो भी कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। और वैसे भी श्रीलंका के साथ भारत की नीति और नीयत हमेशा से साफ रही है। भले ही चीन ने श्रीलंका के जरिए भारत के खिलाफ साजिश रची हो, लेकिन तब भी हमारा मानना यही रहा है कि श्रीलंका तुझसे बैर नहीं, लेकिन चीन तेरी खैर नहीं। यही वजह है कि भारत हमेशा से ही श्रीलंका का एक बड़ा सपोर्टर रहा है और मुश्किल वक्त में हमेशा उसके साथ खड़ा रहा। जैसे जब हाल ही में श्रीलंका इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजरा था, तब भी हिंदुस्तान ने सबसे ज्यादा आर्थिक मदद देकर पड़ोसी धर्म निभाया था। अब आप सोच रहे होंगे कि जब इस ब्रिज से इतना कुछ अच्छा हो सकता है तो इस पर आज तक कोई काम क्यों नहीं शुरू किया गया। तो बता दें कि इस पुल का विचार आज से नहीं बल्कि अंग्रेजों के वक्त से किया जा रहा है। बताया जाता है कि साल 1860 में ब्रिटिशर्स राम सेतु वाले एरिया में खुदाई करके वहां डीप सी बनाना चाहते थे, क्योंकि उस एरिया में गहराई कम होने की वजह से शिप्स और हेवी बोट्स वहां से गुजर नहीं पाती थी। क्रॉस ऐसे में नहीं अंग्रेज होना चाहते थे कि इसे खोदकर और गहरा बनाया जाए ताकि ये एरिया जहाजों के जाने के लिए मुफीद हो सके और जो लंबा घूमकर वक्त जाया होता है उसे बचाया जा सके। लेकिन अफसोस कि उनका ये आइडिया कभी भी धरातल पर नहीं उतर पाया। फिर इसी तरह 1956 में हिंदुस्तान की सरकार ने सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट कमेटी बनाई ताकि वो रिसर्च कर सके कि राम सेतु वाले एरिया में क्या कुछ प्रोजेक्ट किया जा सकता है। तब उन्होंने पहली बार दोनों देशों के बीच एक ब्रिज बनाने का प्रस्ताव रखा। हालांकि इस पर कोई ज्यादा ध्यान दिया नहीं गया, जिसके बाद साल 2002 में श्रीलंका की सरकार ने एक बार फिर से ब्रिज के प्रोजेक्ट को लेकर प्रस्ताव रखा और सोच विचार चलता रहा, जिसके बाद 2005 में
यूपीए सरकार ने सेतु समुद्रम शिपिंग कनाल प्रोजेक्ट लॉन्च किया, जिसके तहत श्रीलंका और इंडिया के बीच पार्क स्ट्रीट को और डीप जाना था, जिसके लिए 83.2 किलोमीटर के एरिया में डिगिंग होनी थी ताकि पानी के जहाज आसानी से पार कर सकें, जो एक वक्त में अंग्रेज भी सोच रहे थे। मगर इस पर काम नहीं किया गया क्योंकि तर्क दिया गया कि राम सेतु को इस वजह से नुकसान होगा। साथ ही कुछ एनवायरमेंटलिस्ट ने भी इस प्रोजेक्ट का विरोध किया और मामला ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन फिर मोदी सरकार आई और सड़क परिवहन का जिम्मा नितिन गडकरी साहब को मिला, जिनके लिए कहा जाता है कि अगर गडकरी साहब ने एक बार सड़क पहुंचाने का सोच लिया तो फिर काम होकर ही रहता था। ऐसे में कहा जाता है कि नितिन गडकरी ने धनुषकोडी से तलाई मन्नार तक लैंड ब्रिज बनाने का प्रपोजल एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक को सबमिट भी कर दिया है और इस प्रोजेक्ट में आने वाले खर्च की भी जानकारी जुटा ली थी और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक इस प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए मान भी गया था। लेकिन फिर श्रीलंका की तरफ से इस प्रोजेक्ट में अड़ंगा डाल दिया गया। अब हो सकता है कि ऐसा चीन के दबाव में आकर किया गया हो, लेकिन फिर कहा जा रहा है कि नितिन गडकरी ने हार नहीं मानी है और वो भी इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने की ठाने हुए हैं। यही वजह है कि साल 2018 में इस प्रोजेक्ट को लेकर एक फीजिबल स्टडी भी हुई थी, जिसमें प्रोजेक्ट के नफे नुकसान के बारे में चर्चा भी हुई थी। श्रीलंका की तरफ से भी ब्रिज की अहमियत को समझाया गया था, जिसके बाद 2023 में कहा गया कि इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जा सकता है। ऐसे में मौजूदा अपडेट यही है साहब कि हिंदुस्तान की तरफ से एनवायरमेंटल और इकोनॉमिकल दोनों एस्पेक्ट से इस प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट किया जा रहा है और इसके नतीजे आ जाने के बाद इस पर काम शुरू किया जा सकता है। वही बात जो हम लोग स्टार्ट में भी कर रहे थे कि दोनों दोनों मुल्कों कंट्रीज को का आसान वो इससे रिलेटेड मुझे आइडिया नहीं था कि ये ब्रिज को थोड़ा सा वो रिलीजियस तौर पे भी देखते हैं और उस हिसाब से भी वैसे देखा जाए तो इंडिया और ये जो दरमियान वाला पैच है ना, दरमियान में ये जितना भी पैच बनता है उस पे वो कोई इतनी गहराई अगर बनती नहीं है तो वहाँ पर तो ब्रिज बनाना बहुत ही आसान है। मतलब कोई ज़्यादा ड्रिलिंग करने की ज़रूरत नहीं है, कोई बहुत सैंड वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल आसानी से इनका ये ब्रिज तैयार हो जाएगा। लेकिन वही बात है कि यहाँ पर चाइना का भी आता है। अगर चाइना के रिलेशंस श्रीलंका के साथ अच्छे हैं तो फिर वो तो उसको मना करेगा कि ब्रिज रहने ही दो, तो तुम्हें जो हेल्प चाहिए वो हम कर देंगे। चाइना हमेशा ऐसे ही टाइम पे आता है ताकि इंडिया के साथ किसी के ना रिलेशंस अच्छे ना लेकिन हो चाइना सकें। क्यों चाहेगा कि इंडिया के साथ श्रीलंका के क्यों? रिलेशन क्योंकि अच्छे हैं? क्योंकि चाइना अपनी ट्रेड करेगा, चाइना अपना पैसा कमाने के तो लिए चाइना दो ऐसे भी कंट्रीज तो को ट्रेड कर सकता है। कर सकता है, लेकिन उससे ट्रेड कम हो जाएगी। फिर वो लोग ट्रेड ज़्यादा जो है यहाँ से करना शुरू कर देंगे, इंडिया के साथ करना शुरू कर देंगे, तो उसमें चाइना का नुकसान है, तो चाइना बीच में आएगा। खैर आप लोगों का इससे रिलेटेड क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। और और हम लोग मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। बाय।